नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग हुई है। तय मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो देहरादून से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज देहरादून पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। सुरक्षा के चलते पुलिस अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई है। तय मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। देहरादून से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। सुरक्षा के चलते पुलिस अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई है। तय मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। देहरादून से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा और आज से 2 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शामिल होंगी। तय मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तैनात किए गए हैं सुरक्षा कर्मी। सुरक्षा के चलते पुलिस अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई है। तय मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तैनात किए गए हैं पुलिसकर्मी। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके साथ। ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। तय मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। तय मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं। सुरक्षा के चलते पुलिस अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई है। तय मार्गों पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो ऋषिकेश एम्स कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दौरे पर आ रही हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, यशराज आनंद। यशराज, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की, क्या कुछ तैयारी की गई है वहां पर? आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आई है। उत्तराखंड आने का उनका उद्देश्य है आज उनका एक दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधा ऋषिकेश जाएंगे और ऋषिकेश से वो दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और शिरकत करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने विशेष विमान के साथ जीपीएस में उतरने के बाद वहां से वो आज शाम में ही वो राज्यपाल के आवास जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। और उसके बीच में बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आ रही है तो उनके आगे के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री उनको प्रतिभाग करेंगे और उनको जाकर के सम्मान सहित उनको बुलाएंगे। और कल आज रात की जो प्रोग्राम है उस रात के प्रोग्राम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन आएंगी और राजभवन आकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। और वही कल सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू FRI जाएंगे जहाँ पर वो तमाम बल अधिकारी लेकर जो दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है, IFS का जो दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद वो विशेष विमान से फिर वापस दिल्ली चले जाएंगे।
यशराज, सुरक्षा व्यवस्था का हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जगह जगह पर तैनाती किस तरह की है? जी बिल्कुल, यदि बात की है सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। क्योंकि बाद जब द्रौपदी मुर्मू आई थी तो देहरादून में ही एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई थी, लेकिन इस बार की कोई घटना घटित ना हो इसके लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था चल रही है। तमाम पुलिस व्यवस्था वहां पर तैनात की गई, एयरपोर्ट पर तैनात की गई। जहाँ जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है उस रूट को ही वीवीआईपी रूट पे तब्दील कर दिया गया है और किसी भी गाड़ी के आवाजान पर वहां पर रोक लगा दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी अनहोनी की घटना से बचा जा सके। साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पर मौजूद रहेगी और पुलिसिंग व्यवस्था को पूरी तरीके से सुदृढ़ कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज की जो पुलिसिंग व्यवस्था है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने पर वो पूरी तरीके से सुरक्षित और मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। यशराज, दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अगला कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगी? कल तक के लिए क्या कुछ शेड्यूल है उनका? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे विशेष विमान के साथ आज जौलीघाट एयरपोर्ट पर उतरेंगे और 4:30 बजे वो ऋषिकेश एम्स पहुंचेगी। ऋषिकेश एम्स में पहुंचने के बाद वहां पे वो दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और उसके बाद फिर अपने विशेष विमान के साथ वो जीपीएस में आकर उतरेंगी। जो जीपीएस में आएंगी वहां से आने के बाद वो सीधे राजभवन जाएंगे और राजभवन में जाने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे और सीधे स्वागत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिर आज रात में यही रुकेंगी और कल एफआरआई में जाएंगी और आईएफएस अधिकारी के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगी। बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऋषिकेश एम्स में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद हाई अलर्ट किया गया है। तय मार्गों पर पूरी तरह से पुलिस के अधिकारियों की तैनाती की गई है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज उत्तराखंड पहुंची हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में बड़े धूमधाम के साथ भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, अतुलनीय बल के स्वामी, संपूर्ण गुणों के निधान, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुख, शांति एवं भक्ति से परिपूर्ण हो, प्रभु हनुमान जी से ऐसी प्रार्थना है। राजधानी देहरादून में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन मंगलवार को हुआ, जिसमें श्री बालाजी धाम में 11.25 मन के लड्डू का भोग लगाया गया। इस उत्सव में उनके श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में भी हनुमान जी की पूजा की गई है। मंदिर में पंचमुखी सिंदूरिया हनुमान जी के लिए चांदी का चोला चढ़ाया गया है, जबकि प्रेम नगर के श्री सनातन धर्म मंदिर में नया चोला पहनाया गया है। वहीं इस अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हनुमान जन्मोत्सव पूजन विधि विधान पूर्वक किया गया, जिसमें हनुमान चालीसा पाठ से लेकर प्रसाद वितरण तक किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। कांग्रेस ने हमेशा से ही एक वर्ग विशेष की तरफ ध्यान दिया है। ऐसे में अब जनता कांग्रेस की सच्चाई समझ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी
अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है और केवल कांग्रेस का विकास और सबका विनाश वाली नीति है। देश की जनता भली भांति समझ रही है कि देश आज आगे बढ़ गया है, देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, समान अधिकारों की बात कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहा है और ये देश को फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस बार देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और प्रचंड बहुमत से, ऐतिहासिक मतों से देश की जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ हो गया है। विजय श्री मोदी जी होंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। रुड़की के गर्ल्स पीजी कॉलेज में चित्रकला विभाग की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी की थीम कण-कण में राम रही, जिस पर छात्राओं ने कई पोस्टर और कलाकृति बनाई है। वहीं इस दौरान प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय कुमार गर्ग सहित कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने छात्राओं की कला की सराहना भी की। हमारा चल रहा है और हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं वो हमेशा विश्वविद्यालय में मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाती है हर साल। और एक देखने में आया कि जो लड़कियों में कला एक अंदर से ही होती है और जो ड्राइंग है, जो कला जो अपने अंदर के रंगों को बाहर जो इस तरह से निकालती है, इस तरह से देखने को मिल रहा है कि जैसे आपने देखा अशोक वाटिका बनाई, कितनी पहले अशोक वाटिका बनाई, कम से कम 1 महीना लगा सब चीज़ें तैयार करने। हर हम बच्चों को लेके भी जाते हैं, जो विजिट होती है विजिट भी कराते हैं बच्चों को, और जो टीचर्स हैं वो साथ में रहती हैं और अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग जो म्यूजियम है वहाँ भी लेके जाते हैं, जो कला जहाँ से सीख सकें। लड़कियों ने और BA की जो ड्राइंग है उनके दर्शन बनाया। अभी भगवान श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो अभी हमारे हिंदुस्तान में यही चल रहा है, जहाँ भी कोई कार्यक्रम है वो राम जी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक थीम ली इन्होंने भी और वो अयोध्या दिखाई, पूरी राम जी का चित्र दिखाया, तो वही चल रहा है। पूरा उन्होंने लिखा है अपने यहाँ, पूरी चौपाइयाँ लिखी हैं। और जो पेंटिंग हुई है ये एक बच्चों को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चों का आत्मनिर्भरता बढ़ने के साथ साथ उनको पैसा कमाने के लिए भी उत्साहित करता है। उज्ज्वल भविष्य के लिए उनके लिए इस तरह के आयोजन कॉलेज मैनेजमेंट चलाता है, इस तरह के आयोजन, ताकि बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिले, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, उज्ज्वल उनका भविष्य हो। अगर वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पढ़ाई कंटिन्यू करें। मेन आज की प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य श्री राम के ऊपर बनाया गया है, उनके जीवन काल से बनाया गया है। एग्जीबिशन है जो कि MA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ओर से होता है और ये हर साल लगता है यहाँ पर। मतलब इसका ये मकसद है कि मतलब दिखाया जाता है कि वो पूरे ईयर में कितना उन्होंने क्या सीखा है और वो क्या कर रहे हैं, ये सारा वर्क दिखाया जाता है। हमने यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग बनाई थी और मंडाला बनाई थी, रंगोली भी और सैंड आर्ट भी यहाँ पर होती है। अशोक वाटिका में न्यूज़पेपर ऐसे गीले करके उसको मतलब मैश करके उसको तब बनाया, पुट्टी वगैरह भी। और राम जी सीता वहाँ पर वनवास में गई हुई है, तो ये संदेश है बस इसका। सर ये रामलला के ऊपर थीम है, जो हमारे ये कम से कम 1-1.5 महीना हो गए जो हम तैयारी में लगे हुए थे। तो आज एग्जीबिशन थी, तो आज यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं मतलब उसे हमने जो तैयारी कर रखी थी उसकी प्रदर्शनी लगाई है और यहाँ पे बाहर से गेस्ट भी हैं, हम बुलाते हैं। दोनों मतलब ड्राइंग डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब अपना जो योगदान है दोनों मिल के करते हैं। रामलला के ऊपर जो हमारी थीम है, मेन फोकस है जो रामलला के ऊपर है और इसमें हमने अशोक वाटिका दिखाई है, हनुमान जी का दृश्य दिखाया है कि सीता माता को अंगूठी देते हुए। मतलब सर जैसे हमारा मतलब रामलला काफ़ी टाइम से मतलब हमारा जो मंदिर था वो बनाने के लिए हम चाह रहे थे, तो बन नहीं पा रहा था। अब जैसे ये अयोध्या में मतलब श्री रामलला की जो मूर्ति स्थापित की गई है तो उसी के ऊपर हम ये थीम ली है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। देहरादून से बड़ी खबर, फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। देहरादून अग्निशमन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हादसे में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। देहरादून से बड़ी खबर, फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी है। हालांकि आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। ये तस्वीर भी सामने आ गया है किस तरह से यहां पर धू-धू कर पूरी तरह से जल रहा है ये गोदाम।
हादसे में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी। कल जो घटना हुई है हमारे पास 3:49 पे उसकी सूचना आई थी। समय से ही हमने 2 फायर टेंडर एक साथ रवाना कर दिए थे घटनास्थल के लिए। उन्होंने जाते ही आग बुझाना प्रारंभ किया। आग बड़ी देख के उन्होंने दोबारा दूसरी गाड़ियां मंगाने के लिए इन्फॉर्म किया। मैं भी घटनास्थल पर मौजूद था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय भी घटनास्थल पर मौजूद थे और हमारी 7-8 गाड़ियां हमारी लगी हुई थी। एक गाड़ी हमने ONGC से मंगाई थी और एक गाड़ी हमने DRDO से मंगाई थी। उस आग को चारों तरफ से घेर कर हमने लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया था। कल जो घटना हुई है हमारे पास 3:49 पे उसकी सूचना आई थी। समय से ही हमने 2 फायर टेंडर एक साथ रवाना कर दिए थे घटनास्थल के लिए। उन्होंने जाते ही आग बुझाना प्रारंभ किया। आग बड़ी देख के उन्होंने दोबारा दूसरी गाड़ियां मंगाने के लिए इन्फॉर्म किया। मैं भी घटनास्थल पर मौजूद था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय भी घटनास्थल पर मौजूद थे और हमारी 7-8 गाड़ियां हमारी लगी हुई थी। एक गाड़ी हमने ONGC से मंगाई थी और एक गाड़ी हमने DRDO से मंगाई थी। उस आग को चारों तरफ से घेर कर हमने लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया था। अग्निशमन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ये लाइव तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर हादसे में किसी की हताहत की सूचना नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगने की खबर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मैं बताना चाह रहा हूँ कि फर्नीचर गोदाम के धारा में चूल्हा भट्टे के पास है, वहां पर फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई और उस आग लगने के कारण वहां पर करीब और दुकानें भी प्रभावित हो गई थी और साथ ही साथ वहां पर मौके पर कई संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। सभी लोग पहले आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने अग्निशमन विभाग में कॉल किया, अग्निशमन को कॉल किया और यहाँ से अधिकारी लोग गए और अधिकारी के जाने के बाद वहां पर आग पर काबू पाया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ अग्निशमन अधिकारी भी मौजूद है जो वहां पर मौजूद मौके पर भी मौजूद थे और उन्होंने अग्निशमन अधिकारी के बीच में ये कई बार आग बुझाने का भी काम कर चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ मौजूद होकर आज बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से आग जलने हुई और किस प्रकार से आग जलने की घटना से रोकना चाहिए। सबसे पहले सर तो यह मुझे बताएं कि सबसे पहले चूल्हा भट्टा में जो आग जली थी उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी हताहत हुई, किस संख्या में हुई, कितना का नुकसान हुआ और क्या हुई घटना? हताहत तो कोई नहीं हुआ था और धन हानि काफी हुई क्योंकि पीछे गोदाम था, गोदाम पूरी तरह से जल चुका और बराबर में आगे एक कबाड़ी का गोदाम, उसमें पूरी तरह से आग लगी। चारों तरफ से घेरते कम से कम 10 गाड़ी थी जो साथ में लेकर चारों तरफ से घेरते हमने आग को पूरी तरह से। चलिए, लगातार आग जलने की घटना देखी गई है। मुझे एक बात बताया जाए कि इस बार आपने कितनी आग बुझाई है और कितनी आग लगी? अप्रैल माह में हमारे पास 70 फायर कॉल आई, जिसको अग्निशमन विभाग त्वरित कार्यवाही करते हैं आग पर काबू। तो आग जलने की घटना गर्मी बढ़ते हुए देखने को मिलती है, तो किस प्रकार से आग पर काबू पाया जाए ताकि लोग अपने घरों में भी जो दिनचर्या में जो उपयोग करते हैं क्या उन्हें उपयोग करनी चाहिए? किस प्रकार से आग जलने की घटना से बचा जाए? चाहे शॉर्ट सर्किट की बात करें, चाहे घर में खाना बनाते हुए महिला की बात करें या अन्य कारणों से, किस प्रकार से बचना चाहिए? बतौर अधिकारी आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आजकल जो अग्नि दुर्घटनाएं हो रही है वैसे तो जंगल की आग जाते हैं, पर आपने जो कहा है कि घर में महिलाएं किस तरह से किचन में काम करें, उनको हमेशा सूती वस्त्र पहन के ही किचन में काम करना चाहिए। और मेरी ये सलाह है कि हर दूसरे घर में भी, अगर हर घर में भी ना हो सके हर दूसरे घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर, अगर किसी प्रकार की सिलेंडर में अग्नि दुर्घटना होती है उसको वो अगर वो ऑपरेट करने में टाइम लगता है, बाकी 2 से 3 या 4 सेकंड में आपको कंट्रोल कर दो। इस प्रकार से आग को कंट्रोल किया जा सकता है। सर फर्स्ट एड, जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट कहा जाता है, तो जब आग लग जाए घर में तो किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए ताकि फर्स्ट एड के रूप में उसका उपचार संभव हो सके? जैसे कि हमारे यहाँ जो फायर फाइटिंग करने के लिए है हमारी इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर, ये प्री फायर फाइटिंग की
हम तो कोशिश करते हैं, हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में बता भी रहे हैं कि हर घर में कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इसकी भी आकस्मिक अग्निकांड होने पर इससे त्वरित करेगा, क्योंकि आग हमेशा छोटी होती है। ये हमारी लापरवाही होती है कि हम उसको बहुत बड़ा करते हैं। बाकी मैं तो ये अपील करता हूँ जनता से कि जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विच है, आजकल जैसे गर्मी हो रही है, हमारे बिजली के तारों पर लोड बढ़ जाता है, तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक स्विच हमारा लूज हो, वो इलेक्ट्रिक स्विच हमारा अगर कोई लूज है तो उसको तत्काल कर, जिससे जो है अग्नि दुर्घटनाओं पर रोकना। यदि आग का भी कोई प्रकार होता है, जैसे सिलेंडर से आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो किस प्रकार से शुरुआती कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप तक खबर जाते जाते कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, तो 10 मिनट में किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है? अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो हमारी हर बिल्डिंग के बाद एक मेन स्विच, इलेक्ट्रिक मेन स्विच होता है, उसको सबसे पहले ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद जो है हम एक्टिंग करेंगे। किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना होने से पहले फायर सर्विस के कंट्रोल रूम को 101 नंबर और 112 नंबर पर खबर करें, और हमारा लैंडलाइन नंबर है 27162242 और हमारे जो सीओजी नंबर है 9456597980 से 85 तक, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है, पूरे जिले के नंबर है। इसमें 81 नंबर हमारे मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय का और 83 नंबर फायर ऑफिसर के। सर, लगातार आग की घटना अति मिलती जा रही है, चाहे आप वनाग्नि की घटना भी देखते वहां पर हो रही है, आप वनाग्नि की घटना में भी आग बुझाने का काम करते हैं, चाहे शहर में भी करते हैं, दुकानों में भी आग लगती है, तो दुकान में जो आग की घटना होती है क्या कुछ उपयोग इसमें लाना चाहिए, या क्या दुकान वालों से अक्सर आप देखते हैं कि चूक हो जाए करती है, इस तरह से आग जो होती है वो छोटी आग बड़ा रूप ले लेती है, इन चीजों को दुकान में आगजनी की घटना से बचाने के लिए ख्याल रखना चाहिए, और अग्निशमन के द्वारा क्या गया है उपाय, या क्या लॉ में क्या किया गया है कि वो किसी भी दुकान में वो होना जरूरी है? अभी मैं देख रहा हूँ जैसा कि फ्री फायर फाइटिंग के लिए मैंने अभी बोला था, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर और अधिकांश अग्नि दुर्घटनाएं शॉर्ट सर्किट से होगी, जैसा कि हम निरीक्षण करते हैं। और मेरी ये मैंने अभी अपील की थी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विच है वो कभी भी लूज नहीं, अगर कोई लूज है तो उसको कौन कर। आजकल हमारे पास लोड अधिक हो जाता है, जैसे एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, और लाइट भी हमारे पास रहती है। कभी कभी क्या होता है कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर का लाइट चली जाती है, किसी के पास इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं और मोमबत्ती जलती रह जाती है। लाइट आने पे मोमबत्ती की लाइट दिखाई नहीं देती और लोग जो है दुकान को बंद करके चले जाते हैं। कभी कभी मोमबत्ती के कारण भी तो शहर में जो अभी तक आगजनी की घटना है, जिसमें अधिकतर आपने क्या पाया, किस कारण से ये दुर्घटनाएं हुई आगजनी की घटना? मैक्सिमम जो हमारे पास सूचना प्राप्त हुई उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण ही तो आगजनी की जो घटना होती है उसके बाद ट्रीटमेंट, यदि कोई उसमें व्यक्ति घायल हो जाता है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको किस प्रकार से दिया जा सकता है? अभी जो हमारी फायर यूनिट जाती है किसी फायर ग्राउंड पर हमें हम लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको हम फर्स्ट एड देते हैं हॉस्पिटल। आगजनी की घटना जो होती है शहर में कई ऐसी जगहों पर जहाँ आपकी गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती, बहुत ऐसी कचरी गलियां होती है, तो वहां पर आप किस प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि आपका काम एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस घर में या जिस दुकान में आग लगती है वहां के लोग काफी ज्यादा उसमें बहने होते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनको खुद समझ में नहीं आता है वो क्या करते हैं, तो किस प्रकार से आपको परेशानी होती है उसके मोमेंट में, उस माहौल में काम करने में, थोड़ा इसके विषय में बताएं। देखिए, जिसके यहाँ आग लगती है उसको तो 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगती है मेरे दिमाग से, क्योंकि आग लगने पर हर आदमी की अपेक्षा होती है तत्काल कोई फायर यूनिट आए और तत्काल इसको आग पर काबू, क्योंकि इसमें जान हानि के साथ साथ जन हानि होने की संभावना बने। और जैसा कि आपने बताया कि गलियों में अगर आग लगती है तो हमारे पास 3 मिनी फायर टेंडर है और 3 बैकपैक सेट है, और इसी के साथ जो बड़े मोटर फायर इंजन है हमारे, वो कम से कम 700-800 तक हॉइस पाइप की मदद से अंदर तक आग। ठीक है शाज, यहाँ पर समय की बेहद कमी है। शाज, माफी चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हासिल। देखते रहिए जनता टीवी।